हेलो एवरीवन, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म में। आज मैं आपके समक्ष बात कर रहा हूँ जीव विज्ञान या बायोलॉजी के महत्वपूर्ण टॉपिक कोशिका और कोशिका से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों और उनसे संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारियों के संदर्भ में। यह वीडियो आपके सामान्य ज्ञान के साथ साथ यदि आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए अति महत्वपूर्ण और लाभदायक होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को जरूर अंत तक देखें। और यदि आपने इससे पूर्व बायोलॉजी के अन्य वीडियो को नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, मैं उन सभी वीडियो की लिंक को इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दूंगा। आप चाहे तो वहां से भी देख सकते हैं या आप प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। और इसी के साथ मैं अपने वीडियो को स्टार्ट करता हूं। कोशिका या सेल और कोशिका प्रत्येक जीवधारी की सूक्ष्मतम कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है। जीवधारियों, जंतु और पादपों का शरीर बहुत छोटे छोटे कोशिकाओं का बना होता है और इन कोशिकाओं को ही कोशिका कहते हैं। और कोशिका जीवन की सबसे छोटी इकाई होती है। और इंग्लैंड के वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने सन 1665 में कोशिका की खोज की थी। और कोशिका शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द सेल्यूला से हुई थी, जिसका अर्थ एक कोष्ठ या एक कोठरी होता है। और कोशिका का आकार 0.1 माइक्रोन से 20 माइक्रोन के बीच होता है। एक बार पुनः रिपीट करता हूँ। कोशिका प्रत्येक जीवधारी की सूक्ष्मतम कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है। और जीवधारियों, जंतु और पादप का शरीर बहुत छोटे छोटे कोशिकाओं का बना होता है और इन कोशिकाओं को ही कोशिका कहते हैं। और कोशिका जीवन की सबसे छोटी इकाई होती है। और इंग्लैंड के वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने सन 1665 में कोशिका की खोज की थी। और कोशिका शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द सेलुला से हुई थी, जिसका अर्थ एक कोष्ठ या एक कोठरी होता है। और इन कोशिका का आकार 0.1 माइक्रोन से 20 माइक्रोन के बीच होता है। और कोशिका के अध्ययन के विज्ञान को साइटोलॉजी कहा जाता है। और सबसे छोटी कोशिका जीवाणु माइकोप्लाज्म गैलीसेप्टिकमा की है। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की है, जबकि सबसे लंबी कोशिका तंत्र की कोशिका है। एक बार पुनः रिपीट करता हूँ कि कोशिका के अध्ययन विज्ञान को साइटोलॉजी कहा जाता है। सबसे छोटी कोशिका जीवाणु माइकोप्लाज्म गैलीसेप्टिकमा की है और सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की है, जबकि सबसे लंबी कोशिका तंत्र की कोशिका है। हम आपके समक्ष बात कर रहे हूँ कोशिका या सेल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के संदर्भ में। और ये प्रश्न आपके आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण और लाभदायक होंगे। और फर्स्ट क्वेश्चन है कि कोशिका कितने प्रकार की होती है। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, 2 प्रकार की। अर्थात कोशिका 2 प्रकार की होती है। फर्स्ट है प्रोकैरियोटिक कोशिका और सेकंड है यूकैरियोटिक कोशिका। एक बार पुनः रिपीट करता हूँ कि कोशिका 2 प्रकार की होती है। फर्स्ट है प्रोकैरियोटिक कोशिका और सेकंड है यूकैरियोटिक कोशिका। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न कि कोशिका के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, साइटोलॉजी। अर्थात कोशिका के वैज्ञानिक अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। और कोशिका या सेल जीवन की कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न कि जीवन की मूलभूत इकाई क्या है। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, कोशिका या सेल। अर्थात जीवन की मूलभूत इकाई कोशिका या सेल है। और कोशिका या सेल जीवन की कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है। और कोशिका जीवन की सबसे छोटी इकाई होती है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की कोशिका की खोज किसने की थी। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, रॉबर्ट हुक ने। अर्थात कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में की थी। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की कोशिका के केंद्रक की खोज किसने की थी। इसका आंसर है ऑप्शन ए, रॉबर्ट ब्राउन ने। अर्थात कोशिका के केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 ईस्वी में की थी। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न कि नाभि के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है। इसका आंसर है ऑप्शन डी, माइटोकॉन्ड्रिया में। और नाभि के अलावा कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया तथा हरितलवक नामक कोशिकांग में डीएनए पाया जाता है। बात करूँ मैं डीएनए के फुल फॉर्म के संदर्भ में, तो डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल होता है। और 25 अप्रैल को विश्व डीएनए दिवस मनाया जाता है। और इस डीएनए की खोज
फ्रेडरिक मिसर ने 1869 में की थी। एक बार पुनः रिपीट करता हूँ कि नाभिक के अलावा कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया तथा हरितलवक नामक कोशिकांग में डीएनए पाया जाता है और डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल होता है। और ये पॉइंट भी कई बार जम्मू में पूछा जाता है कि डीएनए का पूरा नाम क्या है, तो इसका आंसर होगा डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। और 25 अप्रैल को विश्व डीएनए दिवस मनाया जाता है और इस डीएनए की खोज फ्रेडरिक मिसर ने 1869 में की थी। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो इसका आंसर है ऑप्शन ए एम.जे. स्लाइडेन और थियोडोर स्वान ने। और कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन 1838-39 ईस्वी में एम.जे. स्लाइडेन और थियोडोर स्वान ने किया था। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न कि जैव कोशिका का कौन सा भाग पावर हाउस कहलाता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया। अर्थात जैव कोशिका का माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस कहलाता है। और इस माइटोकॉन्ड्रिया की खोज ऑल्टमैन नामक वैज्ञानिक ने 1890 ईस्वी में की थी। और महत्वपूर्ण पॉइंट है कि क्रेब्स चक्र की क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में ही संपन्न होती है। एक बार पुनः रिपीट करता हूँ कि जैव कोशिका का माइटोकॉन्ड्रिया भाग पावर हाउस कहलाता है और इस माइटोकॉन्ड्रिया की खोज ऑल्टमैन नामक वैज्ञानिक ने 1890 ईस्वी में की थी। और क्रेब्स चक्र की क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में ही संपन्न होती है। और ये पॉइंट भी कई बार जम्मू में पूछा जाता है कि क्रेब्स चक्र की क्रिया किस में संपन्न होती है, तो इसका आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की कोशिका की खोज किसने की थी, तो इसका आंसर है ऑप्शन ए रॉबर्ट हुक ने। और कोशिका की खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में की थी, जिसको कि उन्होंने कॉर्क अर्थात लकड़ी की एक पतली परत में देखा था। जबकि बैक्टीरिया के रूप में जीवित कोशिका की खोज 1674 ईस्वी में एंटोन लुएनहाक ने की थी। एक बार पुनः रिपीट करता हूँ कि कोशिका की खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में की थी, जिसको कि उन्होंने अर्थात रॉबर्ट हुक ने कॉर्क की एक पतली परत में देखा था। कॉर्क अर्थात लकड़ी की एक पतली परत में देखा था। जबकि बैक्टीरिया के रूप में जीवित कोशिका की खोज 1674 ईस्वी में एंटोन लुएनहाक ने की थी। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न कि किस कोशिका को कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है, आंसर है ऑप्शन बी लाइसोसोम को। अर्थात लाइसोसोम को कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है। और क्रिश्चियन डी डवे ने 1958 ईस्वी में लाइसोसोम की खोज की थी। और लाइसोसोम कोशिका के अंदर पाचन का कार्य करता है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न कि किस कोशिकांग को कोशिका का ऊर्जा घर कहा जाता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन डी माइटोकॉन्ड्रिया को। और रिचर्ड ऑल्टमैन ने सर्वप्रथम 1890 ईस्वी में माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की और इसे बायोब्लास्ट नाम दिया था। एक बार पुनः रिपीट करता हूँ कि माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा घर कहा जाता है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न कि जीवाणु एवं नील हरित शैवालों में कौन सी कोशिकाएं पाई जाती हैं, तो इसका आंसर है ऑप्शन ए प्रोकैरियोटिक कोशिका। और प्रोकैरियोटिक कोशिका की कोशिका भित्ति प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है। एक बार पुनः रिपीट करता हूँ कि जीवाणु एवं नील हरित शैवालों में प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है और प्रोकैरियोटिक कोशिका की कोशिका भित्ति प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न कि अंतः प्रद्रव्य की सतह पर किसकी उपस्थिति के कारण वह खुरदरी होती है, तो इसका आंसर है ऑप्शन डी राइबोसोम। और राइबोसोम कोशिका द्रव्य हरित लवक सूत्र कणिका या माइटोकॉन्ड्रिया खुरदरी अंत प्रद्रव्य जालिका पर मिलते हैं। और राइबोसोम आरएनए या राइबो न्यूक्लिक एसिड नामक अम्ल व प्रोटीन की बनी होती है। एक बार पुनः रिपीट करता हूँ कि अंतः प्रद्रव्य की सतह पर राइबोसोम की उपस्थिति के कारण वह खुरदरी होती है। और राइबोसोम कोशिका द्रव्य हरित लवक सूत्र कणिका या माइटोकॉन्ड्रिया खुरदरी अंतः प्रद्रव्य जालिका पर मिलते हैं। और राइबोसोम आरएनए अर्थात राइबो न्यूक्लिक एसिड नामक अम्ल व प्रोटीन की बनी होती है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की कोशिका के किस हिस्से में प्रोटीन बनाया जाता है,
तो इसका आंसर है ऑप्शन सी राइबोसोम। और राइबोसोम पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है और इसका मुख्य कार्य अर्थात राइबोसोम का मुख्य कार्य प्रोटीन का संश्लेषण या उत्पादन करना है। इसलिए राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री या फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन भी कहते हैं। और राइबोसोम आरएनए या राइबो न्यूक्लिक एसिड नामक अम्ल व प्रोटीन की बनी होती है। एक बार पुनः रिपीट करता हूँ कि कोशिका के राइबोसोम हिस्से में प्रोटीन बनाया जाता है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की राइबोसोम की खोज किस वैज्ञानिक ने की? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी जॉर्ज पेलेट ने। अर्थात राइबोसोम की खोज जॉर्ज पेलेट नामक वैज्ञानिक ने की थी और इसी कारण राइबोसोम को पेलेट कण भी कहा जाता है और राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है। बात करूं मैं एक अन्य महत्वपूर्ण नोट पॉइंट के संदर्भ में, तो राइबोसोम को कोशिका का कोशिकांग भी कहा जाता है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न कि राइबोसोम का नामकरण किस वैज्ञानिक ने किया? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी रिचर्ड बी रॉबर्ट्स ने। अर्थात राइबोसोम का नामकरण रिचर्ड बी रॉबर्ट्स नामक वैज्ञानिक ने किया था। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न कि कोशिका विभाजन कौन करता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी तारककाय या सेंट्रोसोम। अर्थात कोशिका विभाजन तारककाय या सेंट्रोसोम करता है और तारककाय या सेंट्रोसोम की खोज बोबरी नामक वैज्ञानिक ने की थी। बात करूं मैं तारककाय के कार्यों के संदर्भ में, तो इसका मुख्य कार्य कोशिका विभाजन होता है और इसमें एक कोशिका टूटकर दो कोशिकाओं का निर्माण अर्थात कोशिका पुनर्निर्माण करती है। और तारककाय केवल जंतु कोशिका में ही पाया जाता है और कोशिका का पुनर्निर्माण सबसे अधिक यकृत में होता है और तारककाय मस्तिष्क की न्यूरॉन कोशिका में नहीं पाया जाता है। बात करें में महत्वपूर्ण नोट पॉइंट के संदर्भ में, तो कोशिका विभाजन का तीव्र गति से होने को ही कैंसर कहते हैं और ये सभी पॉइंट एग्जाम पर्पज की दृष्टि अति महत्वपूर्ण हैं। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न के निम्नलिखित में से किस कोशिका अंग को कोशिका की आत्मघाती थैली या सुसाइड बैग कहा जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी लाइसोसोम। अर्थात लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली या सुसाइड बैग कहते हैं। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न के निम्नलिखित में से किसको कोशिका का शक्तिगृह या पावर प्लांट या पावर हाउस भी कहा जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए सूत्रकणिका या माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया या सूत्रकणिका कोशिका के लिए ऊर्जा उत्पन्न करता है, इसलिए इसे अर्थात माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जागृह या पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। अर्थात कोशिका का ऊर्जागृह या पावर हाउस ऑफ सेल माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न कि कोशिका के अणु का यातायात प्रबंधक किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए गाल्जी काय को। अर्थात कोशिका के अणुओं का यातायात प्रबंधक गाल्जी काय को कहा जाता है और इस गाल्जी काय की खोज कैमिलो गाल्जी नामक वैज्ञानिक ने की थी। और गाल्जी काय शरीर में जिस जगह प्रोटीन की कमी और ऊर्जा की कमी होती है उस जगह इनकी पूर्ति अर्थात प्रोटीन और ऊर्जा की पूर्ति कर शरीर का संतुलन बनाए रखता है। और ये सभी पॉइंट एग्जाम पर्पज की दृष्टि अति महत्वपूर्ण हैं। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न कि किसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी राइबोसोम को। अर्थात राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है और राइबोसोम को कोशिका का कोशिकांग भी कहा जाता है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न कि कोशिका का श्वसन स्थल किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी माइटोकॉन्ड्रिया को। अर्थात कोशिका का श्वसन स्थल माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है और माइटोकॉन्ड्रिया में कोशिका श्वसन से संबंधित कार्य एटीपी का निर्माण एवं भोजन का ऑक्सीकरण होता है। बात करूं मैं एटीपी का पूरा नाम के संदर्भ में, तो एटीपी का पूरा नाम एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है और यह फुल फॉर्म भी कई बार जम्मू में पूछी जाती है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न कि राइबोसोम निम्नलिखित में से क्या कार्य करता है? इसका आंसर है ऑप्शन ए प्रोटीन का संश्लेषण। और राइबोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की ऊपरी सतह पर पाए जाते हैं। इसके अलावा राइबोसोम माइटोकॉन्ड्रिया तथा क्लोरोप्लास्ट में भी पाए जाते हैं।
और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न कि अर्धसूत्री विभाजन किस प्रकार की कोशिकाओं में होता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, जनन कोशिकाओं में। अर्थात अर्धसूत्री विभाजन जनन कोशिकाओं में होता है और इस प्रकार का कोशिका विभाजन केवल जनन कोशिकाओं में ही होता है। और इस कोशिका विभाजन अर्थात अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा जंतुओं में शुक्राणु तथा अंडाणु एवं पादपों में नर तथा मादा युग्म बनते हैं, जिनमें गुणसूत्रों की संख्या आदि रह जाती है। एक बार पुनः रिपीट करता हूँ कि इस प्रकार का कोशिका विभाजन अर्थात अर्धसूत्री विभाजन केवल जनन कोशिकाओं में ही होता है और इस कोशिका विभाजन के द्वारा जंतुओं में शुक्राणु तथा अंडाणु एवं पादपों में नर तथा मादा युग्मक बनते हैं, जिनमें की गुणसूत्रों की संख्या आदि रह जाती है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है कि यूकेरियोटिक कोशिका में श्वसन किसके द्वारा होता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा। और माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का श्वसनांग और पावर हाउस भी कहा जाता है और माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा मुद्रा भी कहा जाता है। एक बार पुनः रिपीट करता हूँ, यूकेरियोटिक कोशिका में श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा होता है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में श्वसन किसके द्वारा होता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, प्लाज्मा झिल्ली के द्वारा। अर्थात प्रोकैरियोटिक कोशिका में श्वसन प्लाज्मा झिल्ली के द्वारा होता है। नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न कि माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण किस वैज्ञानिक ने किया? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, कार्ल बेडा ने। अर्थात माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण कार्ल बेडा नामक वैज्ञानिक ने किया था। नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न कि माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे कि हिंदी में सूत्र कणिका कहते हैं, की खोज किस वैज्ञानिक ने की? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, रिचर्ड अल्टमैन ने। अर्थात माइटोकॉन्ड्रिया या सूत्र कणिका की खोज रिचर्ड अल्टमैन नामक वैज्ञानिक ने की थी। बात करूं मैं माइटोकॉन्ड्रिया से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों के संदर्भ में, तो कोशिका के अंदर क्रेब्स चक्र माइटोकॉन्ड्रिया में ही होता है और कोशिका के अंदर ऑक्सीजन को ले जाकर श्वसन का कार्य भी क्रेब्स चक्र करता है। और माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक दीवारों को क्रिस्टी कहा जाता है। और ये पॉइंट कई बार जम्मू में पूछा जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक दीवारों को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा क्रिस्टी। नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न कि प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों से। अर्थात प्लाज्मा झिल्ली प्रोटीन और लिपिड से बनी होती है और प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली एक अर्धपारगम्य सजीव झिल्ली है जो प्रत्येक सजीव कोशिका के जीव द्रव्य को घेर कर रखती है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न कि पादप में उपस्थित कोशिका भित्ति निम्नलिखित में से किससे निर्मित होती है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, सेल्यूलोज से। अर्थात पादप में उपस्थित कोशिका भित्ति सेल्यूलोज से निर्मित होती है और कोशिका भित्ति पादपों में उपस्थित होती है, जबकि कोशिका भित्ति जंतुओं में नहीं होती है। बात करूं मैं एग्जाम से संबंधित महत्वपूर्ण नोट पॉइंटों के संदर्भ में, तो कोशिका झिल्ली जंतुओं और पादपों दोनों में होती है। और नेक्स्ट है कि पादपों में कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति दोनों होते हैं। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है कि यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं होगा? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, भोजन का ऑक्सीकरण। अर्थात यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में भोजन का ऑक्सीकरण का कार्य नहीं होगा। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न कि मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन। अर्थात मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका होती है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की कोशिका के सभी अवयव जिस झिल्ली द्वारा घिरे रहते हैं उसे क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, कोशिका झिल्ली। और कोशिका झिल्ली जंतु तथा पादप दोनों में पाया जाता है और कोशिका झिल्ली कोशिका के अंदर जाने वाले पदार्थ का नियंत्रण करता है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका अंगक केवल वनस्पति कोशिका में उपस्थित होती है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, कोशिका भित्ति। और यह अर्थात कोशिका भित्ति केवल पादपों में पाई जाती है
और यह अर्थात कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। और यह अर्थात कोशिका भित्ति कोशिका को निश्चित आकार एवं आकृति बनाए रखने में सहायक होती है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की सबसे छोटी कोशिका किस जीवाणु की है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी माइकोप्लाज्मा लेडवाई की। अर्थात सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा लेडलवाई जीवाणु की है। और माइकोप्लाज्मा लेडलवाई की कोशिका सबसे छोटी कोशिका होती है। इसे प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म या पीपीएलओ भी कहा जाता है। और इसका व्यास अर्थात इस जीवाणु की कोशिका का व्यास 0.1 माइक्रोन से 0.3 माइक्रोन तक होती है। एक बार पुनः रिपीट करता हूँ कि सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा लेडलवाई जीवाणु की है और इसे पीपीएलओ या प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म भी कहा जाता है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की सबसे बड़ी कोशिका किस जंतु के अंडे की है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए शुतुरमुर्ग का अंडा। और सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की है और इसका व्यास अर्थात शुतुरमुर्ग के अंडे का व्यास 135 मिलीमीटर से 170 मिलीमीटर होता है। एक बार पुनः रिपीट करता हूँ कि सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है और इसका व्यास अर्थात शुतुरमुर्ग के अंडे का व्यास 135 मिलीमीटर से 170 मिलीमीटर होता है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी शुक्राणु। अर्थात मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु या स्पर्म होती है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी अंडाणु। अर्थात मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु या ओवम होती है, जबकि मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र की कोशिका होती है। और ये पॉइंट भी कई बार एग्जामों में पूछा जा चुका है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न के पादप कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग होता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी लवक। अर्थात पादप कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग लवक होता है। और लवक या प्लास्टिड केवल पादप कोशिका में ही पाए जाते हैं। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की लवक कहाँ पाए जाते हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी केवल पादप कोशिका में। अर्थात लवक केवल पादप कोशिका अर्थात वनस्पति कोशिका में ही पाए जाते हैं। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की लवक कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए 3 प्रकार के। अर्थात लवक 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है हरित लवक, सेकंड है अवर्णी लवक और थर्ड है वर्णी लवक। एक बार पुनः रिपीट करता हूँ कि लवक 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है हरित लवक, सेकंड है अवर्णी लवक और थर्ड है वर्णी लवक। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किस लवक की सहायता से पौधे प्रकाश संश्लेषण करते हैं और भोजन बनाते हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए हरित लवक। अर्थात हरित लवक की सहायता से पौधे प्रकाश संश्लेषण करते हैं और भोजन बनाते हैं। और यह अर्थात हरित लवक भोजन का निर्माण करता है। और यह अर्थात हरित लवक पत्ती तथा तनों में पाया जाता है और इसके अंदर एक हरे रंग का पर्णहरित पाया जाता है। और इसी की सहायता से अर्थात हरित लवक की सहायता से पौधा प्रकाश संश्लेषण करता है। और हरित लवक को पादप कोशिका की रसोई कहते हैं। और ये सभी पॉइंट एग्जाम पर्पज की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हैं। एक बार पुनः रिपीट करता हूँ कि हरित लवक की सहायता से पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं और भोजन बनाते हैं। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की पादप कोशिका की रसोई किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए हरित लवक। अर्थात पादप कोशिका की रसोई हरित लवक को कहा जाता है, क्योंकि हरित लवक की सहायता से पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं और अपना भोजन बनाते हैं। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की भोज्य पदार्थों का संग्रह करने वाला लवक कौन सा है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी अवर्णी लवक। अर्थात भोज्य पदार्थों का संग्रह करने वाला लवक अवर्णी लवक होता है। और यह अर्थात अवर्णी लवक रंगहीन लवक है। यह पौधों के उन भागों में पाया जाता है जहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँचता है, जैसे जड़ें, भूमि का तना आदि। और यह अर्थात अवर्णी लवक भोज्य पदार्थों का संग्रहण करने वाला लवक है। अर्थात
आवरण लवक भोज्य पदार्थों को एकत्रित करने वाला लवक है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न कि वर्णी लवक कहाँ पाया जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी में। अर्थात वर्णी लवक पुष्प, फल, भित्ति और बीज में पाया जाता है। और यह अर्थात वर्णी लवक रंगीन लवक होते हैं और यह लवक रंग प्रदान करता है जैसे पुष्प, बीज आदि। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न कि मानव शरीर की किन कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, लाल रक्त कोशिकाओं में। अर्थात मानव शरीर की लाल रक्त कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न कि स्तनधारियों की किस रक्त कणिका में लाइसोसोम नहीं पाया जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, लाल रक्त कणिका में। अर्थात स्तनधारियों की लाल रक्त कणिका में लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की स्तनी के किस रुधिर कण में राइबोसोम एवं अंतःप्रद्रव्य जालिका नहीं पाया जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, लाल रुधिर कण में। अर्थात स्तनी के लाल रुधिर कण में राइबोसोम एवं अंतःप्रद्रव्य जालिका नहीं पाया जाता है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन कण किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, राइबोसोम को। अर्थात राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन कण राइबोसोम को कहा जाता है। और राइबोसोम का निर्माण कोशिका के न्यूक्लियस अर्थात कोशिका के केंद्रक में होता है। और राइबोसोम आरएनए और प्रोटीन के आपस में जुड़ने से बनता है। और राइबोसोम को पेलेट कण भी कहते हैं क्योंकि पेलेट नामक वैज्ञानिक ने राइबोसोम की खोज की थी। एक बार पुनः रिपीट करता हूँ कि राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन कण राइबोसोम को कहा जाता है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की कोशिका झिल्ली बनी होती है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों की। अर्थात कोशिका झिल्ली प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है। और प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली एक अर्धपारगम्य झिल्ली या सेलेक्टिव लेयर होती है जो प्रत्येक सजीव कोशिका के जीवद्रव्य को घेरे रहती है। एक बार पुनः रिपीट करता हूँ कि कोशिका झिल्ली प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की कोशिका भित्ति बनी होती है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, सेल्यूलोज की। अर्थात कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। और यह अर्थात कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। और कोशिका भित्ति केवल पादपों या वनस्पतियों में पाई जाती है। और यह अर्थात कोशिका भित्ति कोशिका को निश्चित आकार एवं आकृति बनाए रखने में सहायक होती है। और यह अर्थात कोशिका भित्ति पेड़ों को कठोरता भी प्रदान करती है। एक बार पुनः रिपीट करता हूँ कि कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है और कोशिका भित्ति केवल पादपों अर्थात वनस्पतियों में पाई जाती है। और यह अर्थात कोशिका भित्ति कोशिका को निश्चित आकार एवं आकृति बनाए रखने में सहायक होती है। और यह अर्थात कोशिका भित्ति पेड़ों को कठोरता भी प्रदान करती है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की निम्नलिखित में से कोशिका का नियंत्रक केंद्र कौन है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, केंद्रक। अर्थात कोशिका का नियंत्रक केंद्र केंद्रक है। और कोशिका के मध्य में एक रचना होती है जिसे कि केंद्रक कहते हैं। और केंद्रक पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है। बात करूं मैं केंद्रक से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों के संदर्भ में, तो केंद्रक कोशिका का सबसे प्रमुख अंग है क्योंकि यह अर्थात केंद्रक कोशिका के प्रबंधक के रूप में कार्य करता है अर्थात उसको नियंत्रित करता है। और केंद्रक को कोशिका का दिमाग भी कहते हैं। और इस केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 ईस्वी में की थी। और केंद्रक में डीएनए, आरएनए और गुणसूत्र या क्रोमोसोम पाए जाते हैं। और केंद्रक में हिस्टोन नामक प्रोटीन होता है। एक बार पुनः रिपीट करता हूँ कि केंद्रक कोशिका का सबसे प्रमुख अंग है क्योंकि यह कोशिका के प्रबंधक के रूप में कार्य करता है अर्थात उसको नियंत्रित करता है। और केंद्रक को कोशिका का दिमाग भी कहते हैं। और केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 ईस्वी में की थी। और केंद्रक में डीएनए, आरएनए और गुणसूत्र या क्रोमोसोम पाए जाते हैं। और केंद्रक में हिस्टोन नामक प्रोटीन होता है। और ये सभी पॉइंट एग्जाम पर्पज की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हैं।
और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की कोशिका की निर्जीव रचना क्या है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी रसधानी। अर्थात कोशिका की निर्जीव रचना रसधानी या वैक्यूल से होती है। और यह अर्थात रसधानी निर्जीव रचना है और इसमें तरल पदार्थ जैसे कि जल भरा होता है जो कि एक झिल्ली से घिरा होता है। बात करूं मैं रसधानी से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों के संदर्भ में। और रसदानी में एक प्रकार का द्रव पाया जाता है जिसे कोशिका रस कहते हैं। और कोशिका रस में जल, खनिज लवण, कार्बोहाइड्रेट इत्यादि पाए जाते हैं। और रसदानी जंतुओं में छोटी होती है तथा पादपों में बड़ी होती है। एक बार रिपीट करता हूँ कि रसदानी में एक प्रकार का द्रव पाया जाता है जिसे कि कोशिका रस कहते हैं। और इस कोशिका रस में जल, खनिज लवण, कार्बोहाइड्रेट इत्यादि पाए जाते हैं। और रसदानी जंतुओं में छोटी होती है तथा पादपों में बड़ी होती है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की तारकाय किन कोशिकाओं में पाया जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए केवल जंतु कोशिकाओं में। अर्थात तारकाय केवल जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है। और यह अर्थात तारकाय केवल जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है। और यह बेलन जैसी रचना है और यह केंद्र के पास मौजूद रहती है और यह कोशिका विभाजन में सहायता करता है। अर्थात तारकाय कोशिका विभाजन में सहायता करता है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की लाइजोसोम की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए डी डुबे ने। अर्थात लाइजोसोम की खोज डी डुबे नामक वैज्ञानिक ने की थी। और यह अर्थात लाइजोसोम कोशिका के अंदर पाचन का कार्य करता है। और इसके अंदर अर्थात लाइजोसोम के अंदर जल अपघटन एंजाइम पाया जाता है। और कोशिका के अंदर का कोई अंग यदि काम नहीं करता है तो यह अर्थात लाइजोसोम उस अंग को नष्ट कर देता है। और जब पूरी कोशिका कार्य नहीं करती तो यह फट जाता है जिससे पूरी कोशिका नष्ट हो जाती है। इसलिए इसे अर्थात लाइजोसोम को आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। एक बार पुनः रिपीट करता हूँ कि लाइजोसोम की खोज डी डुबे नामक वैज्ञानिक ने की थी। और लाइजोसोम को आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की मानव शरीर की कोशिकाओं में पाए जाने वाले गुणसूत्र जोड़ों की संख्या कितनी है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी 23 जोड़ी। अर्थात मानव शरीर की कोशिकाओं में पाए जाने वाले गुणसूत्र जोड़ों की संख्या 23 जोड़ी है। और मनुष्य एक लिंगी प्राणी है जिसमें गुणसूत्रों की संख्या 23 जोड़ी अर्थात 46 पाई जाती है। और इन 23 जोड़ी गुणसूत्रों में 22 जोड़ी कायिक गुणसूत्र और एक जोड़ी लैंगिक गुणसूत्र होते हैं। और ये पॉइंट कई बार जमों में पूछा जाता है कि इन 23 जोड़ी गुणसूत्रों में 22 जोड़ी कायिक गुणसूत्र और एक जोड़ी लैंगिक गुणसूत्र होते हैं। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की मानव शरीर की कोशिकाओं में पाए जाने वाले कायिक गुणसूत्र जोड़ों की संख्या कितनी है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी 22 जोड़ी। अर्थात मानव शरीर की कोशिकाओं में पाए जाने वाले कायिक गुणसूत्र जोड़ों की संख्या 22 जोड़ी है। और 23 जोड़ी गुणसूत्रों में 22 जोड़ी कायिक गुणसूत्र और एक जोड़ी लैंगिक गुणसूत्र होते हैं। और पुरुष में एक जोड़ी एक्स वाई लैंगिक गुणसूत्र और महिला में एक जोड़ी एक्स एक्स लैंगिक गुणसूत्र होते हैं। एक बार पुनः रिपीट करता हूँ कि मानव शरीर की कोशिकाओं में पाए जाने वाले कायिक गुणसूत्र जोड़ों की संख्या 22 जोड़ी होती है। और 23 जोड़ी गुणसूत्र में 22 जोड़ी कायिक गुणसूत्र और एक जोड़ी लैंगिक गुणसूत्र होते हैं। और पुरुष में एक जोड़ी एक्स वाई लैंगिक गुणसूत्र और महिला में एक जोड़ी एक्स एक्स लैंगिक गुणसूत्र होते हैं। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की प्रोटीन संश्लेषण में निम्न कोशिकांग में से किन की भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी अंतःद्रव्य जालिका और राइबोसोम की। और कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण में अंतःद्रव्य जालिका और राइबोसोम की भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। और एक अंतःद्रव्यी जालिका की कला में राइबोसोम लगे रहते हैं तथा राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण के निर्माण स्थल होते हैं। एक बार पुनः रिपीट करता हूँ कि प्रोटीन संश्लेषण में
अंतर्द्रव्य जालिका और राइबोसोम की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती हैं? इसका आंसर है ऑप्शन डी, तिल्ली में। अर्थात मानव शरीर के तिल्ली अंग में लसिका कोशिकाएं बनती हैं। और लसिका कोशिकाएं एक प्रकार की श्वेत रक्त कणिकाएं या WBC हैं, जिनका निर्माण लसिका ग्रंथियों, तिल्ली, थाइमस ग्रंथि तथा अस्थिमज्जा या बोन मेरो के द्वारा किया जाता है। एक बार पुनः रिपीट करता हूँ कि मानव शरीर के तिल्ली अंग में लसिका कोशिकाएं बनती हैं। और लसिका कोशिकाएं एक प्रकार की श्वेत रक्त कणिकाएं या WBC हैं, जिनका निर्माण लसिका ग्रंथियों, तिल्ली, थाइमस ग्रंथि तथा अस्थिमज्जा द्वारा किया जाता है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न कि निम्नलिखित में क्या कोशिकाओं को एक निश्चित आकार प्रदान करता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, झिल्ली। अर्थात झिल्ली कोशिकाओं को एक निश्चित आकार प्रदान करता है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, अर्धपारगम्य झिल्ली। अर्थात कोशिका झिल्ली एक अर्धपारगम्य झिल्ली या सेलेक्टिव झिल्ली है। और प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली एक अर्धपारगम्य सजीव झिल्ली है, जो प्रत्येक सजीव कोशिका के जीव द्रव्य को घेर कर रखती है। और यह अर्थात प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली जंतु कोशिका और पादप कोशिका दोनों में पाई जाती है। एक बार पुनः रिपीट करता हूँ कि कोशिका झिल्ली एक अर्धपारगम्य झिल्ली है, जो कि जंतु कोशिका और पादप कोशिका दोनों में पाई जाती है। और अंत में एक महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न आपके लिए है, जिसका कि उत्तर आपको कमेंट्स बॉक्स में देना है। और क्वेश्चन है कि मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? और इसी क्वेश्चन के साथ मैं अपने वीडियो को समाप्त करता हूँ। यदि आपको मेरा वीडियो का कंटेंट अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू। जय हिंद।